नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं शिव शंकर जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जादौन क्लासेज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और साथ साथ में मैथ्स की भी क्लासेज पढ़ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लास्ट हमने जो पढ़ा था वो डायमेंशनिंग का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। डायमेंशनिंग के कुछ रूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ एक दो रूल्स रह गए थे उनके बारे में हम और पढ़ लेंगे। और आज हम जो है उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, डायमेंशनिंग कितने प्रकार की होती है, लीनियर डायमेंशनिंग क्या होती है, एंगुलर डायमेंशनिंग क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार हम जल्दी वो रूल्स, जो दो चार रूल्स जो मुख्य रूल्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला रूल्स जो हमें बेहद याद रखना है या हमेशा याद रखनी है रूल्स, कुछ एक रूल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा पहला रूल्स ये है कि डायमेंशनिंग लाइनें आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पहला रूल्स ये हमेशा हमको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि ये रूल्स बहुत जरूरी रूल्स है। कभी भी डायमेंशनिंग लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी डायमेंशनिंग लाइन्स क्रॉस कर जाती हैं तो देखने वाला उसको देखते ही काट देगा कि डायमेंशनिंग को करना ही नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ आप छुपा नहीं सकती। ये चीज़ दूर से देखेगी कि डायमेंशनिंग लाइन क्रॉस हो रही है। दूसरी चीज, डायमेंशनिंग डायग्राम के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी दूसरा मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमेंशनिंग लाइंस कभी भी डायमेंशनिंग के डायग्राम के अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर व्यास दिया हुआ है तो उसको व्यास दिया होता है फाई से दर्शाते हैं, और अगर हमको त्रिज्या दे रखी है तो उसको आर से दर्शाते हैं। चौथी चीज, माप हमेशा एमएम में लिखेंगे, लेकिन एमएम उसके साथ कभी भी नहीं लगाएंगे। पांचवी चीज, डायमेंशनिंग लाइन के हमेशा ऊपर माप लिखी जाएगी और डायमेंशनिंग लाइन के मध्य लिखी जाएगी। नेक्स्ट चीज, छोटी माप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ी माप लिखेंगे। और डायमेंशनिंग लाइनें अगर एक से ज्यादा हैं एक ही दिशा में, तो वो जितनी भी लाइनें हैं वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर हम समांतर खींचेंगे तो डायमेंशनिंग लाइन कभी भी नहीं कटेंगी। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा कुछ पॉइंट है वो अपने पुरानी क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको पूरे रूल्स पढ़ने तो आप पुरानी क्लास देख सकते हो। पुरानी क्लास डायमेंशनिंग पार्ट 1 के नाम से है, और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो जरा पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है डायमेंशनिंग, विमांकन। विमांकन के बारे में हमने लास्ट चीज डिस्कस किया हुआ था कि विमांकन क्या होता है, तो हमने एक बार वापिस इसकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विमांकन नाम से पता चल रहा है, विमा प्लस अंकन। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं विमा प्लस अंकन, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है विमांकन। इसका मतलब ये है कि विमाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना या विमाओं को माप को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, विमांकन कहलाता है। सिस्टमेटिक तरीके से इनको लगाना विमांकन कहलाता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे विमांकन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 यूनिडायरेक्शनल और नंबर 1 अलाइंस्ड और नंबर 2 यूनिडायरेक्शनल। दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए हमें। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब विमांकन हम करते हैं तो हमेशा एक पद्धति में करते हैं। अगर आपके पास एक डायग्राम है तो आपको हमेशा जो विमांकन करना होगा वो एक पद्धति में करना होगा। एक पद्धति का मतलब यही वो पद्धति है। दो पद्धति हमारे पास, एक अलाइंस्ड पद्धति होती है, अलाइंस सिस्टम होता है, और एक होता है यूनिडायरेक्शनल। इन दोनों में से हमेशा हमको एक यूज करना होता है। दोनों क्या होते हैं जल्दी से समझ लेते हैं। अलाइंस सिस्टम को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, जैसे ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। और यहाँ पर अगर मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी हो तो संरेखीय, देखो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, संरेखीय मतलब रेखा के अनुसार। मतलब यहाँ पर जो हम माप करेंगे वो रेखा के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम लाइन खींची है हमने उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब लाइन के अकॉर्डिंग, अगर लाइन वर्टिकल है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के अनुसार पोजीशन चेंज होगी। तो जो हमें डायमेंशनिंग करनी है वो करनी कैसे है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दी और एक ये जो लाइन है वो हमने वर्टिकल लाइन खींच दी। तो वर्टिकल लाइन पे माप लिखेंगे। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो डायमेंशनिंग करते वक्त हमको याद रखना होता है कि जो अंक होगा या जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा लाइन के ऊपर और मध्य में लिखी जाएगी। तो जब हॉरिजॉन्टल पे लिखेंगे तब हम यहाँ से खड़े होकर एज्यूम करते हैं। तो जब यहाँ से खड़े होकर एज्यूम करेंगे तो इसके ऊपर जो लाइन लिखी जाएगी, जैसे मान लीजिए 40 mm की है तो 40 mm हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और जब यहाँ से हम वर्टिकली लाइन लेते हैं तो जो अगर मान लीजिए 20 mm है तो 20 mm हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से इसकी विमांकन हम कर सकते हैं
40 mm और 20 mm। तो इस तरीके से जो किया गया विमांकन होता है वो कहलाता है हमारा संरेखीय। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं इसके पास में, जिस जो यूनिडायरेक्शनल है। तो यूनिडायरेक्शनल में क्या रहता है, सेम डायग्राम है, सेम माप है। जब भी ऐसे माप करनी हो तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है लाइन कोई सी भी हो, ठीक है, लाइन चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो अंक की पोजीशन होगी वो हमेशा एक जैसी होगी, और जो अंक लिखा जाएगा वो लाइन के बीच में लिखा जाएगा, लाइन को साफ करके लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, लाइन के बीच में लिखा जाएगा इस तरीके से। ये लिखते हैं हमने 40, और यहाँ पर जो 30 होगा वो भी ऐसे लिखा जाएगा, अंक के अनुसार, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज और यहाँ पर ये चीज आपको दिख रही होगी, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के बीच में है, ये लाइन के बीचों बीच है, लेकिन मतलब लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, लाइन के ऊपर है, ये लाइन के बीच में है लेकिन लाइन के बिल्कुल बीच में, लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, ना ऊपर है ना लाइन के नीचे, लाइन के कहाँ पर, एकदम बीच में, सटीक बीच में। यहाँ पर 20 देखिए, 20 क्या है, लाइन के अकॉर्डिंग, अगर जैसे वर्टिकल लाइन है तो हम यहाँ से जो खड़े होकर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसके टॉप पर रखी हुई है और उसके ऊपर रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 30 की जो पोजीशन है वो बिल्कुल इसी डायग्राम, इसी जो 40 लिखा है उसी शेप में या उसी पोजीशन में। तो यहाँ इस चीज में ये है कि जब यूनिडायरेक्शनल जो होता है उसमें जो अंक होता है उसकी पोजीशन एक दिशीय रहती है, एक ही डायरेक्शन में रहती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक दिशीय। और यहाँ पर लाइन के अनुसार चेंज होती है, इसलिए इसको कहते हैं हम संरेखीय। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और ये चीज भी मैंने आपको बोली थी कि जब हम कोई भी डायग्राम, ये जब भी हम डायमेंशनिंग करेंगे तो हमेशा एक पद्धति में करेंगे, एक सिस्टम में करेंगे। तो अगर आप किसी डायग्राम में ये वाली डायमेंशनिंग कर रहे हो, आई मीन्स ये वाली, तो आपको पूरे डायग्राम में इसी तरीके से आपको डायमेंशनिंग करनी होगी, आपको सारी माप ऐसे ही दर्शानी होंगी, आप एक भी माप ऐसे नहीं दर्शा सकते। और अगर आप इस तरीके से माप दर्शा रहे हो तो फिर आपको जितनी भी माप है वो सब माप इसी तरीके से दर्शानी होंगी, आप इस तरीके से नहीं दर्शा सकते हो। आपने भी जहाँ तक देखी होगी, ड्राइंग पढ़ी होगी, हमने ज़्यादातर जो डायमेंशनिंग यूज करते हैं वो ये वाली यूज करते हैं, इसको बहुत कम यूज करते हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप इसी को प्रेफर करें। मना नहीं, इस चीज़ को भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो हम दें वो इसको ज़्यादा दें, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस है, इसको वापस रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को वापस बैक करके 2 बार 4 बार 6 बार, जब तक समझ में नहीं आए आप इसको बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशनिंग का प्रकार। उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। डायमेंशनिंग की कुछ मैनेजमेंट अरेंजमेंट होते हैं कि अरेंजमेंट कैसे है, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग इसको हम बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग हिंदी में इसको बोलते हैं विमांकन का प्रबंधन। विमांकन का प्रबंधन, प्रबंधन कैसे करते हैं विमांकन, मतलब विमांकन को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहला है हमारा, जैसे अभी हम लीनियर डायमेंशनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लीनियर डायमेंशनिंग जिसको हम बोलते हैं रेखीय विमांकन। लीनियर डायमेंशनिंग का मतलब होता है रेखीय, मतलब जो माप होगी वो एक रेखा के रूप में होगी, एक लाइन के रूप में होगी। तो उसमें 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 चेन डायमेंशनिंग, नंबर 2 प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, नंबर 3 पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार की डायमेंशन होती है, चेन, प्रोग्रेसिव और पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में समांतर बोलते हैं, चेन को कड़ी बोलते हैं। तो कड़ी से अगर चेन याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको वृद्धि दर बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो आप प्रोग्रेसिव याद रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेन डायमेंशनिंग पाते हैं। ये जो पहला डायग्राम बना हुआ है ये चेन डायमेंशनिंग के लिए बना हुआ है। तो चेन डायमेंशनिंग में बेसिकली होता क्या है, ये जो डायमेंशनिंग होती है वो एक चेन की तरह होती है, मतलब कड़ी बाई कड़ी। चेन में भी हमने देखा होगा, चेन में क्या होता है, चेन में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, दूसरी कड़ी तीसरी जुड़ी कड़ी से जुड़ी रहती है, तीसरी कड़ी चौथी कड़ी से जुड़ी रहती है। इसी तरीके से कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं और कड़ियों को जुड़ने से क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी यही होता है कि एक माप के बाद दूसरी माप, दूसरी माप के बाद तीसरी माप, तीसरी माप के बाद चौथी माप आपस में से जुड़ी हुई होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। इस तरीके से अगर हम विमांकन करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से हम विमांकन करते हैं तो वो हमारा विमांकन कहलाता है चेन डायमेंशनिंग।
मैंने आपको कल चीज़ बताई थी, डायग्राम के अंदर कभी भी माप नहीं बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर करती है। देखो अगर आप इस 20 को थोड़ा ऊपर बना देते और इस 15 को थोड़ा ऊपर बना देते तो दो रूल एक साथ ब्रेक हो जाते। पहला रूल ये कि डाइमेंशनिंग डायग्राम के अंदर बन जाती, दूसरा रूल ये चेन नहीं बन पाती। चेन नहीं बन पाती तो फिर ये कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता डाइमेंशनिंग का। डाइमेंशनिंग का अरेंजमेंट होता है, चेन डाइमेंशनिंग आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो पाता, तो दोनों ही चीज़ छूट जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो डाइमेंशनिंग की है कि डाइमेंशनिंग हमारी कैसी है, गलत है। इसलिए हम इस तरीके से डाइमेंशनिंग करेंगे, और ये जो डाइमेंशनिंग है वो कैसी कहलाएगी, हमारी चेन डाइमेंशनिंग। हो सकता है आपके साथ कई बार ये दिक्कत आए कि सारी कड़ियाँ एक साथ कैसे बने, ठीक है, यानी हमारी तो आगे पीछे हो रही है, थोड़ी बन रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके 3-4 हिस्से, तो आप पहले एक हल्की सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिए एकदम पूरी कंप्लीट, और उसके बाद इसमें जो एरो की चिन्ह लगा दीजिए। आपकी चेन बिल्कुल एकदम सीधी बनेगी और सटीक बनेगी, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। बाद में आप इसमें माप लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज दूसरी है हमारी प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग के लिए मैंने अलग से डायग्राम नहीं बनाया है, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग में। प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग और चेन डाइमेंशनिंग में बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि चेन डाइमेंशनिंग के प्रत्येक डाइमेंशनिंग लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग में सिर्फ वन साइड एरो होता है, और वो एरो लास्ट वाले कॉर्नर पर होता है, जहाँ से जितनी हम माप ले रहे हैं, जैसे 25 mm ले रहे हैं तो 25 mm के दो सिरे होंगे, एक स्टार्ट एंड होगा, एक लास्ट एंड होगा। तो हम जो एरो लगाएंगे वो लास्ट एंड पे लगाएंगे और एरो के ही ऊपर माप लिखेंगे। आपने ऐसी मापांकन या ऐसी डायमेंशनिंग बहुत कम देखी होगी, लेकिन ये एक डायमेंशनिंग का प्रकार है, तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो करना क्या होता है इसमें, इस 25 को यहाँ से हटाएंगे और ये वाला एरो भी हटा देंगे, इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और यहाँ पर एरो बना दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 25। यहाँ पर भी 20 हटाएंगे, ये एरो का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर लगा हुआ है 25 और 20, इसको जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 45। फिर यहाँ से भी एरो का एक साइड का चिन्ह हटा देंगे, आगे वाला लगा हुआ है, फिर 45 में वापस 25 जोड़ देंगे 70, और यहाँ से एरो का चिन्ह हटा देंगे, वन साइड एरो रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे 85। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला एरो का चिन्ह हटाएंगे, ये वाला एरो का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 45 इस तरीके से लिख देते हैं इसको यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लीजिए। इसमें हमने क्या किया, वन साइड एरो लगा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक माप ली 25, फिर यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 70 और फिर यहाँ से 85। आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ 25 था, फिर 45 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 85 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो माप है देखो बढ़ती जा रही है एक तरफ से, 25, 45, 70, 85, इसलिए इसका नाम है प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग। मतलब जो माप होती है उसमें प्रोग्रेस होती जाती है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हो उसमें वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग। तीसरी हमारी पैरेलल डाइमेंशनिंग। पैरेलल डाइमेंशनिंग नाम से पता चल रही है समांतर। इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी जो हमारी डाइमेंशनिंग लाइन होंगी वो सब आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसको हम कहते हैं पैरेलल डाइमेंशनिंग। जैसे आप नीचे देख रहे हो, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की माप पहले 25, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप 45, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप 70 और फिर यहाँ से फर्स्ट से लास्ट की माप 85। तो इस तरीके से की गई मापांकन हमारा कहलाता है पैरेलल डाइमेंशनिंग। और यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले फर्स्ट से यहाँ तक 20 और फिर लास्ट तक 45। जब भी हम ऐसे माप करते हैं इसको हम बोलते हैं पैरेलल डाइमेंशनिंग। अब देखो यहाँ पर एक बार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक डायग्राम में जो डायमेंशनिंग होती है वन सिस्टम में की जाती है, और हम क्या करते हैं कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि यार अगर मैं डायग्राम में माप कर रहा हूँ तो अगर मैंने एक बार पैरेलल डाइमेंशनिंग कर दी तो मुझे पूरे डायग्राम में पैरेलल डाइमेंशनिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये गलत है। पैरेलल डाइमेंशनिंग, चेन डाइमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग, आप इनको एक डायग्राम में एक से ज़्यादा यूज कर सकते हो। मतलब इन दोनों को मिला के यूज कर सकते हो, तीनों को मिला के यूज कर सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा था अलाइंस्ड और यूनिडायरेक्शनल, उनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने एक माप अलाइंस्ड में कर दी तो आपको पूरा डायग्राम अलाइंस्ड में करना पड़ेगा, और अगर आपने यूनिडायरेक्शनल कर रखा है तो पूरा डायग्राम यूनिडायरेक्शनल करना पड़ेगा। लेकिन ये अरेंजमेंट आप एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, सिस्टम एक से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। सिस्टम होते हैं अलाइंस्ड और यूनिडायरेक्शनल, और अरेंजमेंट जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे लीनियर में जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं लीनियर डाइमेंशनिंग के लिए, चेन डाइमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डाइमेंशनिंग और पैरेलल डाइमेंशनिंग। तो ये थे हमारे बेसिकली ये दो तीन डाइमेंशनिंग थी हमारी, जिसको हमने पढ़ लिया।
लीनियर डायमेंशनिंग की। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग। एंगुलर डायमेंशनिंग जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही कोणीय विमांकन होता है, ठीक है। तो कोणीय विमांकन हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोणों की डायमेंशनिंग करनी है हमें, ठीक है। इसमें देखो समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे पास 3-4 तरह की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास इस तरीके का कोई एंगल दिया हो सकता है, ठीक है। दूसरी हमारे पास ऐसा हो सकती है कंडीशन, कोई ऐसा एंगल दिया हो सकता है। तीसरा हमारे पास ऐसी हो सकती है कंडीशन कि कोई एक ऐसा एंगल हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। 3 कंडीशन बन सकती है। अगर अपने पास एक ऐसा कोई एंगल है जिसमें हम ये माप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एंगल बनेंगे और इधर ये बनेंगे, और यहाँ पर आपके जो भी मान इसका दे रखा है वो यहाँ पर हम इसका मान लिख सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर ये बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसमें मैं अंदर ये चीज़ बनाना चाहूँगी वाली चीज़, तो ये चीज़ नहीं बनेगी। तो जब बना ऐसी चीज़ आ जाती है, मान जो एंगल का जो मान होता है बहुत अधिक छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, जिसमें अंदर हम उसके जो कोण को नहीं दर्शा सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर की तरफ से एक ऐसा एरो बनाएंगे और एक ऊपर से एरो बनाएंगे और यहाँ पर उसकी माप लिख देंगे। आप अगर फिर भी थोड़ी और ज़्यादा जगह तो आप उसका मान यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि अगर एंगल का मान जो हो वो 180 से ज़्यादा हो, जिसमें हमें बहुत गलती होती है कई बार। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, मैं माप को ऐसे भी दर्शा सकता हूँ और मैं माप को ऐसे भी दर्शा सकता हूँ, दोनों में अलग अलग अंतर है। अगर आपने यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है, तो अगर ये हो सकता है कि ये जो बाहर का मान है 290 डिग्री हो, तो अंदर का मान कितना होता है 70 डिग्री, ठीक है। अगर आपको इसका मान यू दर्शाना है, आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री था और ये यहाँ से घूमकर ऐसे चला, तो अगर आपको 290 दर्शाना है और अगर आपने यहाँ ऐसे बना के 290 दर्शा दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि 290 डिग्री का कोण है? नहीं लग रहा है भी नहीं। 290 डिग्री का अगर आपको कोण दर्शाना है तो हमें इस तरीके से दर्शाना है, और अगर 70 डिग्री दर्शाना है तो हमें इस तरीके से दर्शाना है। तो इस चीज़ का हमें बेहद ख्याल रखना है कि जब 180 से ज़्यादा एंगल हमारे पास आ जाए तो हमेशा हमारा जो एंगल दर्शाने का तरीका हो वो बाहर की साइड में रहता है, और जब 180 से कम डिग्री का हो तो एंगल जो दर्शाने का तरीका रहता है वो हमारा कहाँ पे रहता है, अंदर की तरफ रहता है। तीसरी चीज़ है हमारी यहाँ पर सर्कुलर डायमेंशनिंग, कि अगर हमारे पास कोई सर्कल चीज आ जाए, सिलिंड्रिकल चीज आ जाए, तो वहां पर अगर हमको माप दर्शानी हो तो कैसे दर्शाएंगे। तो तीसरी हमारी सर्कुलर डायमेंशन। सर्कुलर डायमेंशनिंग कितनी, देखो सर्कल है अपने पास, जैसे ये सर्कल गिवन है, ठीक है। मैं 2-3 सर्कल एक साथ बना लेता हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी समझा जा सके, ठीक है। कितने तरीके हैं, जैसे आपको पता है सर्कल होता है तो सीधी सी बात है सेंटर भी होगा, और सेंटर होगा तो सेंटर लाइन भी होगी। लाइन से मैंने आपको सेंटर लाइंस पढ़ाई है, ठीक है। ठीक है, सेंटर लाइन, यहाँ पर, और एक और सेंटर लाइन यहाँ बना लेंगे। आपको मैंने सेंटर लाइन जब पढ़ाई तब एक चीज पढ़ाई थी कि सेंटर लाइन अगर क्रॉस करे तो हमेशा बड़े वाले डैश आपस में क्रॉस करने चाहिए, और इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो डायमेंशनिंग कितने तरीके होते हैं, देखो आपको पता है कि अगर मैं सर्कल को किसी एक, जैसे एक सर्कल है, अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो ये जो बंद करने वाला जो आकृति बनती है ये हमारा स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर की चारों वजह समान होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको मापूंगा, इसकी जो दूरी देखूंगा यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स में बंद हो रहा है। तो अगर आपको माप दर्शाना है तो आप इसकी चारों साइड में से किसी भी एक साइड पे ऐसे लाइन खींच के और यहाँ पर एक लाइन खींच के ऐसे तरीके से और इसका माप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए इसका व्यास है वो 40 mm है, तो हम यहाँ पर अगर आपने ये 40 mm लिख दिया तो ये चीज़ गलत कहलाएगी, क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर फाई लगाना जरूरी होता है। अगर आप फाई लगाओगे तभी बनाने वाले को पता चलेगा कि ये सर्कल है। इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा फाई का क्या लॉजिक है। अभी तो हमको दिख रहा है ये सर्कल, कई बार ये दिखता भी नहीं है कि सर्कल है, लेकिन फाई से पता चलता है, आर से पता चलता है कि ये एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप है। ठीक है,
दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, बीच में एरो के चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक हेडर लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर 540। ठीक है। तीसरा तरीका हमारे पास ये, कुछ मत करो, सिर्फ इसकी सतह पर, इसकी जो सतह है यहाँ पर एक एरो का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर 540 लिख दो। अगर ये त्रिज्या दी होती तो R40 या R20 जितनी भी दी होती हम उतना लिख देते। ये सर्कुलर डायमेंशनिंग में जो अपना डायमेंशनिंग करने का तरीका है, ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सवाल और जगह के अनुसार है। कई जगह ऐसी आती है हमारे पास जहाँ पर माप लिखने के लिए ऐसी जगह नहीं होती है, तो फिर हम इससे काम चला लेते हैं। कई बार अलग अलग कंडीशन के अनुसार तीनों ही सही है, आप कैसे भी इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो। ठीक है। लेकिन फाई और आर का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो फाई और आर लगाना बहुत ही जरूरी चीज़ है। चलो आगे इसमें से एक ऐसा सवाल ले लेता हूँ जिससे आपको ये लगे कि हाँ, इसको आर और फाई का जरूरी है लगाना, क्योंकि अगर आर फाई नहीं लगाएंगे तो सवालों में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है या ड्राइंग को समझने में दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये एक डायग्राम है, जल्दी भी बना देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत खर्च होता है बनाने में, और इतना टाइम ना तो आपके पास देखने के लिए होता है और ना बनाने के लिए। आप देखते नहीं हो, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप पूरा वीडियो देख के देखिए, आपको ड्राइंग इतनी आसान लगने लग जाएगी कि हाँ, चीज़ है ड्राइंग, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। ये है, इसके बीच में अगर देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है, अभी आपको सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं नजर आ रहा, अभी तो आपको ये सीधी सी नजर आ रही है। जैसे ये आपने देखा होगा जो तिरंगा नहीं काटते उसके लिए सीढ़ियाँ सी बनाते हैं, वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। अगर आपने देखा हो तो ये प्रेशर वाली ट्रॉली देखी है आपने, ट्रॉला प्रेशर वाली, जिसमें जो उठाने वाला आता है, जो नीचे उसमें सिलेंडर से लगे होते हैं, एक सिलेंडर के अंदर से दूसरा सिलेंडर निकलता है, फिर दूसरे के अंदर से तीसरा सिलेंडर निकलता है। तो अगर आप उसको सामने से देखोगे ना, तो सामने से उसका जो प्रत्येक जो बेलनाकार जो शेप उसके अंदर से निकलती है वो सामने से वृत्तीय होती है, सर्कुलर होती है। लेकिन अगर साइड से आप देखोगे तो साइड से वो कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर साइड से अगर इसको सब बना दूँ तो इसमें कहीं भी हमको सर्कल नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा कहीं भी सर्कल। अगर यहाँ पर मैं माप बिना फाई और बिना आर के लिख दूंगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल शेप है या ये सिलेंड्रिकल शेप है, क्योंकि दिखने में रेक्टेंगल भी हो सकती है। अगर आपने फाई नहीं लगाई तो रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है। अगर फाई आर लगा दिए तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है। तो इसलिए ये वाली जितनी भी माप होंगी, ये जो इसकी लेंथ होंगी, ये तो सबकी सब लीनियर में होंगी, सीधी सी बात है। इनमें कोई फाई नहीं लगेगा क्योंकि ये लेंथ है, और लेंथ में कभी भी कोई व्यास नहीं होता। ठीक है। अब जो भी इसकी माप दे रखी है, जैसे मान लीजिए 10 दिया हुआ है, ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20, ये माप हमने लिख दी इसकी। अब ये जो शेप होती है जब हम सामने से देखते हैं तो ये वाली जो शेप होती है ना, यहाँ पर ये होती है सर्कुलर। ये सर्कुलर टाइप के होते हैं, इस तरीके से इसमें सर्कल से बने होते हैं। हर एक सिलेंडर सर्कल टाइप का होता है। तो ये जो आपको माप दिखानी है, ये वाली माप, ये इसके व्यास की बराबर होगी ये, और इसको फाई के साथ दिखाना है। ये जो माप है, एक ये माप, एक ये माप, ये वाली भी सभी, ये सब किसके साथ दिखानी है आपको? फाई के साथ। और जैसे आप इनको फाई के साथ दिखाओगे, ड्राइंग बनाने वाला समझ जाएगा कि भाई ये तो किसी चीज का व्यास दिया हुआ है। अब जैसे आप यहाँ तक अगर आगे लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम पीछे भी ले सकते हैं। इसकी माप यहाँ लिख देंगे और इसकी माप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। ये जैसे लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 580 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 580, ये 560 है तो 560, और अगर ये 520 है तो 520, और ये 540 है तो 540। अगर इसका व्यास 20 mm है तो 520 लिखेंगे, व्यास 40 mm है तो 540, 560 और 580। इस तरीके से इसका व्यास हमें दर्शाना है। अगर आपने बिना फाई के दर्शा दिया तो आगे से जो देखने वाला है वो इसको समझ जाएगा कि भाई ये तो रेक्टेंगल शेप है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का बेहद ख्याल रखें जब हम सर्कुलर डायमेंशनिंग कर रहे हो तब।
अब देखिए ये डायग्राम है, देखो इसमें पैरेलल डायमेंशनिंग हमने यूज कर ली और चेन डायमेंशनिंग भी हमने यूज कर ली, दोनों डायमेंशनिंग यूज किए और एसएमई डायमेंशनिंग यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी पूरी डायमेंशनिंग में आपसे आप एक चीज देखोगे कि इसमें जो भी डायमेंशनिंग हुई है वो सब अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग हुई है, कहीं भी इसमें यूनिडायरेक्शनल का एक भी माप नहीं लिखा हमने, तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है। एक चीज छोटी सी और इसमें रह गई थी, उसको मैं बता देता हूँ। जो रूल बताए थे हमने उसमें, रूल ये कहता है ड्राइंग का कि जब आप डायमेंशनिंग कर रहे हो, ठीक है, डायमेंशनिंग जब हम किसी चीज़ की कर रहे हैं तो अगर एक डायमेंशनिंग से कितनी 3-4 लाइनों की डायमेंशनिंग दर्शाई जा सकती है या वो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, जब भी लाइनें पैरेलल होंगी तो आप आराम से उनको दर्शा सकते हो। तो एक ही लाइन पे दर्शाने की जरूरत है, बार बार अलग अलग दर्शाने की नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, सेम लेंथ है, तो अगर मैंने यहाँ पर इसकी माप दर्शा दी है तो मुझे इधर अलग से इसकी माप दर्शाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैंने देखो 10 ये दर्शा दिया, 20 ये दर्शा दिया, 20 ये दर्शा दिया, 20 ये दर्शा दिया, टोटल इसकी जो लेंथ हुई वो 70 mm हो गई, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी कितनी हुई 70 mm। तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ नीचे को लाइन खींचो और इस पर लिख दिया 70। कई किताबों में आपको ये चीज़ देखने को मिल जा सकती है, लेकिन ये कॉमन सी बात है सोचने की कि अगर ये चारों आप दे ही रखे हैं तो फिर टोटल 70 लिखने की क्या जरूरत है। ये तो टाइम और हमारी सीट और पेंसिल सब कुछ वेस्ट करने वाली बात होगी, ठीक है। इस तरीके से डायमेंशनिंग नहीं करते हम। अगर ये हमने सब दर्शा दिए हैं तो फिर ये 70 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही है। आगे की क्लासों के लिए देखते रहिए, आगे की क्लास और भी आएंगी, आगे हम और भी टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक होगा, उसको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम पहले छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, पॉइंट क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, क्वाड्रेटल क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, ये तो सारी चीज़ें हम जानते हैं, ट्राइंगल क्वाड्रेटल ये तो पढ़ते आए हैं। पॉलीगन थोड़ा नया चीज़ है हमारे लिए, पॉलीगन को हम बनाना भी सीखेंगे, कैसे कैसे बना सकते हैं, इलिप्स भी बनाएंगे, पैराबोला भी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ये आगे के हम चैप्टर में बनाएंगे। उसके बाद स्केल पढ़ेंगे, तब जाके उसके बाद हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं हम जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।